नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे इश्यूज को लेकर जो इशू अगर वाकई में बिहार की राजनीति में जिस अंदाज में तेजस्वी ने बढ़ाने की कोशिश की है, आज के राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो कोई भी पॉलिटिशियन इस तरीके से राम मंदिर और राम लल्ला को लेकर इस राजनीति नैरेटिव को आगे बढ़ाने की स्थिति में कोई दूसरा पॉलिटिशियन दिखता हुआ नहीं है, मतलब कोई दिख नहीं रहा है। लालू भी कभी कमंडल और मंडल की राजनीति में कमोबेश इसी अंदाज में घेरने की कोशिश करते रहे, मंडलवादी कमंडलवादी को, लेकिन चीजें बदली हैं, राजनीति का मिजाज बदला है, सपोर्ट बेस बदला है। अब आप मंडल के सहारे कमंडल को अगर आप राजनीति से दरकिनार करना चाहें तो अब वो बातें नहीं रही। अब मंडलवादी भी बड़ी संख्या में कमंडल के साथ आज खड़े हैं। धर्म की राजनीति और भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की नैरेटिव इतनी मजबूती के साथ पिछले 10 वर्षों में मोदी स्थापित कर चुके हैं कि उसको कास्ट की राजनीति के सहारे हमें लगता है कि तोड़ना काफी मुश्किल टास्क हो सकता है। फिर भी तेजस्वी ने ये दुस्साहस दिखाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाली राजनीति पर, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे अजीत कुमार झा जी, हमारे साथ जुड़ेंगे। सर नमस्कार। इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। आपका स्वागत है। और जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका एक क्या है खास थीम। पहले तेजस्वी का वो भाषण हम अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहते हैं, आपको भी, कि आप इस भाषण के आधार पे 2024 को आप किस नजरिया से देखते हैं। क्या बिहार फिर से एक बार मंडल और कमंडल की जो सियासत रही है आपके जमाने में, क्या उस दौर में बिहार लौट पाएगा, या फिर जो तेजस्वी ने जो गेम खेलने की कोशिश की है, क्या वो कह सकते हैं कि खुद अपने ही गोल में तो बॉल डालने जैसा नहीं है। चलिए, लेकिन इन सब पर चर्चा करने से पहले जरा हम सुनते हैं कि तेजस्वी ने कहा क्या है। कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म के सवाल नहीं बात है। ये जो हम मुंडन कराए, अब तो अपने बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते हैं। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से नहीं माफ करते, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, तन तन में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवा क्या है। भगवा कितना अपने बाप दादा परदादाओं से जाके पूछो, ये मोदी जी लाए हैं कब से चल रहा है। इन लोगों का है क्या भगवा? विदेवता जी बोलते हैं भगवा झंडा क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगवा भी है। कौन है भाई? कौन है भाई? इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है। लेकिन हरा लेके घूमेगा तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए। और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण नहीं देते हैं भाई। अरे भाषण के अलावा कुछ किए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते है। तो सुखी संपन्न खुश तो आपको
शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो आपने सुना कि अजीत जी की क्या वो कहना चाह रहे हैं कि जी उस राजनीति को किस दिशा में लेना चाह रहे हैं। और वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें राजनीतिक परिदृश्य में, तो पहली बार पिछले 10 वर्षों के दौरान पहली बार किसी पॉलिटिशियन ने इस अंदाज में मोदी के नैरेटिव पर, मतलब जो कास्ट की राजनीति है या मंडल कमंडल की जो राजनीति है, या फिर अब एक नए तरीके से रोजगार के सहारे घेरने की कोशिश की है। भाई राम मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिलेगा? इस आगे बढ़ के तो इन्होंने कहा कि अगर आप बीमार होंगे तो पहले मंदिर जाएंगे कि पहले अस्पताल जाएंगे। इस तरीके की बात उन्होंने कही। भाई कहाँ आप जाएंगे? पंडित जी के पास जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे? तो ये सारे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, पहले तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहला बात तो संतोष जी की तेजस्वी जी काफी बोल्डली बोले, जो इनका जो बोल्ड स्टेटमेंट है, और सीधे प्रधानमंत्री को पर अटैक। दूसरा, मैंने नोटिस किया कि भाषण के शुरुआत में ही एक कल्चरल कनेक्ट ले आए। बोले हमारे घर में छठ होता है भाई। तो छठ का जो सिग्निफिकेंस है बिहार में, उसको लेते हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवा भी हमारा है, हरा रंग भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। वो जो एक कल्चरल कनेक्ट के साथ स्टार्ट किए, वो बहुत ही अच्छा था। और साथ ही साथ बड़ा बोल्डली और उसको रिलेट कर दिया। आपने जो कहा कि भाई नौकरी जो मिले तब ना राम भगवान खुश होंगे कि भाई गरीबों को नौकरी मिले, चिकित्सा मिले, आराम से डॉक्टर मिले, एजुकेशन। तो ये जो ग्राउंड इश्यू को रिलेट किए, वो बहुत ही अच्छा किए और बहुत ही बोल्डली लिए हैं। मतलब आपने सही कहा कि ये 1990 के दशक में जो लालू जी का जो ठसक था, जब उन्होंने अडवाणी के यात्रा में अडवाणी जी को अरेस्ट किया था और जो बोल्डनेस दिखाया था, उसी का एक तरह से कह सकते हैं री एको है। उसमें यदि कुछ एक आध चीज और जोड़ते तो और भी अच्छा होता। यदि वो ये कहते कि भाई मोदी जी तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, इस चुनाव के पहले क्यों राम मंदिर जो है इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। ये कि मतलब राम मंदिर इशू नहीं है, राम के नाम पर वोट की राजनीति, तो वो यदि एक लाते तो और भी अच्छा होता। या ऑल्टरनेटिव में महात्मा गांधी का जो राम राज्य का कल्पना था, उसको लाते तो वो और अच्छा लगता। बट साथ ही साथ एक मैच्योरिटी डेवलप कर रहा है तेजस्वी में। जो तेजस्वी को हम देखे थे पिछले मान लीजिए 2019 के चुनाव में, या मान लीजिए पिछले बिहार के चुनाव के टाइम में, तो उसमें और आज में एक नया बोल्डनेस आया है कि टू टेक ऑन द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो लालू जी का जो मैंने जिक्र किया, ये लालू जी का जो 1990s में अडवाणी के खिलाफ जो स्टैंड था, वो बोल्डनेस तेजस्वी में आ रहा है। अच्छे स्पीकर हैं, सिंपल बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपील काफी जोर से करेगा। बट तब आपने एक बात बहुत अच्छा कहा संतोष जी, कि आज का भारत और 1990 के भारत में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि उस समय मंडल जो था, वो कमंडल को सीधे डायरेक्ट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया। वो आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज जो ये संघ के लोग हर पंचायत में जा के जो कलश यात्रा शुरू किए हैं गांवों में। अभी मैं बिहार में करीब करीब 2 हफ्ते घूमा, तो मेरे गांव में भी, अगल बगल के गांव में, मधुबनी में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में मैंने देखा। तो वो जो है, और इसका जो पेनिट्रेशन है दलितों के बीच, एमबीसीज के बीच, ये पहले नहीं था। हिस्टोरिकली जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिहार में बहुत स्ट्रांग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मंदिर का मूवमेंट वहां चला।
भाजपा कभी भी अपने आप में बिहार में पावर में नहीं आ पाया। बट ये जो अभी अभी जो देख रहे हैं भाजपा का जो पेनिट्रेशन है गांवों में, पहले अक्षत यात्रा, फिर कलश यात्रा, समझे ना, और फिर यहां से जो है सब लोग 22 को अयोध्या जाएंगे। अच्छा, एक नया इसका जो मतलब डायमेंशन है कि राम का ससुराल जनकपुर में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, मिथिला में, तो उससे जो लिंक किया जा रहा है अयोध्या को ट्रेन के थ्रू। मैंने देखा, मैं जब था अपने गांव में, तो वहां से जो मिथिला पेंटर है उन लोगों को अयोध्या ले जाया जा रहा था। तो हमने पूछा, भाई अयोध्या में क्या करोगी? तो बोली कि भाई प्रधानमंत्री जी मिलेंगे और हम लोग जो है सो अयोध्या के मंदिर को मिथिला पेंटिंग के थ्रू बनाएंगे। ये जो कल्चरल लिंक जो भाजपा कर रही है ग्राउंड में अपने कैडर के थ्रू, आरएसएस शाखाज में जो कलश यात्रा का जो मैंने देखा जश्न जो हो रहा है, और पर्टिकुलरली मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और दलितों के बीच, ये पहला बिहार 1990s में नहीं था। जबकि सरकार है नीतीश जी का, सरकार है तेजस्वी का, बट डिस्पाइट दैट ये मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसको जो है कास्ट सर्वे तो नीतीश जी कराए हैं, और बट कास्ट सर्वे को मैंने देखा उसको सेल नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कहीं साइलेंटली कर रहे हो, ये हो सकता है। बट मैंने जो लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि एक तरह से कह सकते हैं कि मंडल टुडे इन बिहार इज एन आइडिया, मंडल टुडे इन बिहार इज इन द स्टेट ऑफ बीइंग, बट कलश यात्रा इन बिहार टुडे इज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। समझ रहे हैं ना, उसका ग्रोथ जो है, पेनिट्रेशन जो है, जड़ पकड़ लिया है। तो अब ये बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है कि ये वोट में बदलेगा, अब ये तो चुनाव ही बताएगा। बट ग्राउंड में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस, माले, ये जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, जेडीयू, आरजेडी, बिहार में, यूपी में, बाकी जगह हिंदी हार्टलैंड में काडर का कमी नजर आ रहा है। काडर पे जोड़ नहीं है, सिर्फ कास्ट के बेसिस पर राजनीति करने से ये एक वीकनेस हो जाता है। माले का तो कुछ काडर है, तो माले का प्रेजेंस कम से कम पॉकेट में नजर आता है, थोड़े बहुत पुराने सीपीआई सीपीएम वाले भी आते हैं। बट ये बाकी पार्टीज जो है, जैसे जेडीयू, उस पर ग्राउंड लेवल पे उसका जो वर्कर है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो नजर नहीं आता है। खाली ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, नीतीश जी का पॉलिसीज और ये जो नहीं है गवर्नेंस, कुमार, रोड बन रहा है, बिजली आ रहा है, पानी आ रहा है, भाई ठीक है वो सब है, पर वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रहा है। लाभार्थी जो है, ये जो शब्द पहली बार भारतीय राजनीति में आया, ये तो मोदी जी के ही टाइम में आया है ना, कि भाई हम 80 करोड़ को खाना पहुंचा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मकान दे रहे हैं। अभी जी ऐसा है कि जो मोदी जी ला रहे हैं ना, नीतीश कुमार 2005 में जब बिहार में मुख्यमंत्री बने, तो ये जो लाभुक वाला जो कंसेप्ट है, बच्चों को साइकिल देना, बच्चों को पोशाक देना, बच्चों को छात्रवृत्ति देना और उसके अकाउंट में पैसा देना। और आप ये आप जान लीजिए कि जितनी योजनाएं आज बिहार में, मतलब इंडिविजुअली परिवार के बीच पैसा जा रहा है, उस तरीके का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम दे दें, जो बच्चे पहले क्लास में पढ़ रहे हैं उस समय से लेके ग्रेजुएशन तक 50 रुपया से लेके 50,000 तक छात्रवृत्ति दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। और ये और पोशाक, भोजन तो मान लीजिए भारत सरकार की योजना है, मध्याह्न भोजन, लेकिन पोशाक, साइकिल, किताब, ये सारी चीजें जो है बिहार सरकार इस मतलब जो लाभांश वाली जो बात कर रहे हैं ना, वो राजनीति में काफी मतलब ग्रास रूटेड है। और नीतीश कुमार मान लीजिए कि वो 2015 में साथ आए तो उनको हराया, 2020 के चुनाव में तो नीतीश कुमार हारते हारते बचे हैं, आरजेडी तो लगभग बहुमत के पास पहुंच गया है। ये जो चीजें दिख रही है, अब सब लोग एक साथ हैं, उसका असर विधानसभा में और लोकसभा में, जो अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो ये
अलग मिजाज का रहा है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। क्या वो असर बिहार में दिखेगा या फिर मोदी का जो एक अपना इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट में इतने मजबूत गठबंधन के बावजूद काफी मुश्किल होगा सामना करना? देखिए, यूपी और बिहार का कंपैरिजन करते हैं तो यूपी में जो भाजपा का जो असर है, जो डोमिनेंस है, वो तो बिहार में नहीं है। यदि इस तरह से कंपैरिजन में पूछिएगा, मैं दोनों राज्य में काफी घूमा हूं, तो वो तो बिहार में नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हिस्टोरिकली भाजपा हिंदी हार्टलैंड में सबसे कमजोर है बिहार में, है ना? आप मानते हैं ना? मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी अपने आप के बलबूते पर अभी भी 2025 के चुनाव के बारे में यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि असेंबली चुनाव में यह शायद काम नहीं करे। और जो राजद और जदयू का जो गठबंधन है वो 2015 में आपने सही कहा या पिछले चुनाव में हमने देखा, तो वो जो है वो तो बहुत सॉलिड है, रॉक सॉलिड है ग्राउंड में। इसका एक ये भी कारण है कि दोनों जदयू और राजद, दोनों ओबीसी एमबीसी, दोनों पार्टीज कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अखिलियत का वोट उनके साथ है। अखिलियत का वोट अब डिवाइडेड नहीं होगा क्योंकि उनके साथ कांग्रेस भी है, उनके साथ माले भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है। तो उसलिए असेंबली चुनाव में तो माने एकदम हमको तो लग रहा है कि दोबारा ये जो कॉम्बिनेशन है एक तरह से झाड़ू कर देगा बिहार को फिर से। लोकसभा में होता क्या है कि लोकसभा में अब एक तरह से मोदी जी का एक अपना मतलब इमेज है, वो तो है ही। साथ ही साथ पिछले चुनाव में ये जो दोनों कॉम्बिनेशन था जेडीयू और बीजेपी का, वो परसेंटेज वोट बड़ा भयानक लाया था, करीब 52% लाया था। 40 में 39 सीट, खाली कांग्रेस को 1 सीट मिला था। राजद के तरफ पार्टी, सोचिए आप, राजद मतलब बिहार का नंबर 1 पार्टी है आज भी, है ना? पर एक भी सीट नहीं जीता लोकसभा में। तो लोकसभा में ये किस तरह से खेल खेलेगा, ये जो है मतलब ये खेला होबे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा मतलब बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 2025 में फिर असेंबली है, 2024 में लोकसभा है। और पिछले चुनाव में हम देखे कि भाजपा तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब भाजपा का परफॉर्मेंस बिहार में बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये आकलन लगाना मुश्किल है। यूपी के तरह तो नहीं करेगा, यूपी तो स्वीप है बिल्कुल। और अभी जो तीनों असेंबली चुनाव जो हुए बाकी हिंदी हार्टलैंड स्टेट में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उधर गुजरात, उसमें जिस तरह से भाजपा जीतता है, मतलब आपको पता है ना 2019 में 25 में से 25, 26 में से 26 गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी माने समझिए कि करीब करीब स्वीप ही था। तो वो तो हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस तरह का परफॉर्मेंस भाजपा का बिहार में नहीं होगा, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता है कि एक चुनाव और दूसरे चुनाव के बीच जब तक पीपल्स मूवमेंट नहीं हो तब तक तो माने टोटल मैंने जो देखा है चुनाव में, उस पर टोटल चेंज नहीं होता। वो तभी होगा जब जेपी टाइप आंदोलन हो नीचे से, तो वो तो ग्राउंड में नहीं है। पर मेरा ये खाली कहना था कि 1990 के दशक में जो भाजपा इतना वीक था बिहार में, और आज जो है भाजपा ग्रो किया है वाया, जो मैंने आपको कहा कि भाजपा जिस तरह से पेनिट्रेट किया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे नीतीश जी के कंधे पर भाजपा स्ट्रांग हो गया, हो सकता है, पार्टली वो भी सही है। पर साथ ही साथ ये जो मैंने देखा अभी बिहार में घूम के, ये कलश यात्रा का, या मैंने जो कहा कि मिथिला पेंटर्स जा रही थी, मैंने आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में, मेरे घर में मेरी माँ, मेरी जितनी चाची वाची सब करती थी मिथिला पेंटिंग, मैंने कभी लिंक नहीं देखा अयोध्या के साथ। 1992 में अयोध्या मतलब बाबरी मस्जिद टूटा, मैंने कभी लिंक नहीं देखा, पहली बार देखा हूं। तो ये जो उसका जो एक अटेम्प्ट है ना संघ का, कल्चरल कनेक्ट जो करता है, रिलीजन को एक तरह से समझिए कि पॉजिटिवली, खाली माने कुछ जो क्रिटिक है वो तो कहेंगे ये तो कम्युनल स्टैंड है। भाई मिथिला पेंटिंग तो कम्युनल स्टैंड नहीं ना है,
आखिर मिथिला पेंटिंग तो राम सीता का ही चित्रण है ना, कोबर घर में, तो उसके थ्रू जो पेनिट्रेशन कर रहा है। देखिए नीतीश जी भी मिथिला पेंटिंग को यूज किए थे करीब करीब सारे स्टेशन में। आपने सही कहा कि नीतीश जी गवर्नेंस में तो माहिर हैं। मधुबनी के स्टेशन में जाइए, दरभंगा में जाइए, पटना में बिस्कोमान के पीछे वाला जो रोड है उसमें जाइए तो चारों तरफ मिथिला पेंटिंग रोड पे मिलता है। पर इस तरह से उस बिहार म्यूजियम जाइए तो वहां एक से एक डिस्प्ले मिलेगा। पर इस तरह से उसको लिंक करना कोई मूवमेंट के साथ, ये मुझे नया लगा। तो मुझे लगता है कि इससे शायद भाजपा का पोजीशन लोकसभा में मतलब पहले से थोड़ा बेटर हो सकता है। तब तो बात है कि पिछले बार तो 17 ही सीट जीता ना, बाकी तो 16 सीट तो जेडीयू जीता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल होगा, द बिग क्वेश्चन बिहार में, कि लोकसभा में क्या राजद का जो बेस वोटर है, यादव मुस्लिम तो ऑफ कोर्स ट्रांसफर हो जाएगा, बट क्या यादव जेडीयू में जाएगा? और जेडीयू का जो बेस वोटर है जैसे कि एमबीसी वोटर, वो क्या राजद में जाएगा? या वो एमबीसी वोटर जिस पर आंख गड़ाए हुए है भाजपा, वो भाजपा की तरफ चला जाएगा? मतलब सेफोलॉजिकल लैंग्वेज में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एमबीसी वोटर्स आर द फ्लोटिंग वोटर्स ऑफ बिहार। और उसी पर जो है दोनों तरफ से धावा बोल रहे हैं। दलित वोटर्स आर दी फ्लोटिंग वोटर्स ऑफ बिहार। इस बार मुझे लगा, पहले वो राजद के साथ जाता था 1990, जब मैं 90-95 उसके बाद जो मैं चुनाव देखा हूं उसमें वो सारा राजद के साथ था। तो उसमें जो ये सेंध मारा है भाजपा, वो कितने हद तक वो चुनाव बताएगा हम। मतलब ओवरऑल आपको ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि तेजस्वी जो लाइन लिया है, क्योंकि देखिए ये लाइन नीतीश भी नहीं ले रहे हैं, और देश के अन्य पॉलिटिशियनों की बात करें तो वो इस तरीके के लाइन लेने से बच रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं कॉमनली इस तरीके, क्योंकि सीधा सीधे भाई मंदिर में जाइएगा तो डॉक्टर थोड़ी, आपको अस्पताल जाना होगा, ये सब इन सब तरीके के बातों के सहारे। और वो भी जानिए, आपकी जानकारी के लिए, ये उन्होंने मधुबनी में, झंझारपुर में रामदेव महतो के ये समारोह था, उनकी जब कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बोला है। और मधुबनी आपको मालूम है कि जो ईबीसी का जो है, ईबीसी का प्रयोग नीतीश कुमार वहीं से शुरू किए। वही एक इलाके में ईबीसी के माध्यम से उन्होंने राजनीति को एक अलग दिशा दिया, यादव के खिलाफ खड़े करके। तो वहां ईबीसी के एक नेता के जयंती समारोह में वो जा रहे हैं और वहां पे उन्होंने इस तरीके से हमला बोला, उसी मधुबनी में, जहां की मधुबनी पेंटिंग जो है आपको के सहारे मोदी साधना चाह रहे हैं बिहार को। और हाल के दिनों में मोदी की यात्रा भी मधुबनी में होने वाली है। उसी मधुबनी से तेजस्वी का ये बयान, और फिर कितना दिलचस्प होगा चुनाव। मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी की इस स्टैंड से मतलब एक तरीके का पोलराइजेशन हो सकता है कास्ट, और एक तरफ कॉमनल जो आप एक राम के नाम पर जो एक कहते हैं पोलराइजेशन, ये दोनों पोलराइजेशन की संभावना है क्या? या तेजस्वी फिर वही चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो? हाँ, मतलब मंडल का कोई स्टेटमेंट तेजस्वी बड़ा क्लेवरली नहीं दिए, वो मुझे थोड़ा सरप्राइज किया, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि भाई ये तो ब्राह्मणों का भी गढ़ है ना, धानुक का भी गढ़ है, तो वहां पर शायद यदि कास्ट सर्वे सीधे देंगे तो यदि कुछ अपर कास्ट वोटर नीतीश जी के नाम पर, या मान लीजिए तेजस्वी के ही नाम पर, या लालू जी के ही नाम पर यदि आ जाए, मनोज झा भी हैं उनके लीडर राजद के, तो वो शायद भाग ना जाए। संजय झा भी हैं जेडीयू के लीडर, तो भाग ना जाए। तो सुनिए, कास्ट सर्वे का नाम नहीं लिया, पर ये बात मैं मानूंगा कि वो बोल्डनेस जो है तेजस्वी का, वो याद दिलाता है लालू जी का 1990 का, वो तो है। और उसमें टक्कर लेने का जो है, मतलब सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार, मतलब केजरीवाल आजकल मेमिया रहे हैं, बोलते नहीं है ज्यादा, बाकी लोग भी प्रधानमंत्री से कतरा रहे हैं, पर तेजस्वी जो है, जो बोल्डनेस जो दिखाए, और खाली वो तेजस्वी यादव नहीं है, वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये जो है ना, ये मैं मानूंगा कि मुझे बड़ा इंप्रेस किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए,
राजद को यदि लिया जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के बाद भारत में यदि कोई कहेगा कि सबसे सेकुलर पार्टी कौन पार्टी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है तो ये तो राजद ही का ये जो है, ये एक तरह से जो अवार्ड देंगे सेकुलरिज्म का अवार्ड, तो मेरे अनुसार वो राजद को मिलेगा। आज से नहीं, 1990 से लालू जी का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा मतलब इस मामले में वो बिल्कुल माने प्रहार करते हैं डायरेक्ट, और यही उस ट्रेडिशन को तेजस्वी चला रहे हैं एक नए बोल्डनेस के साथ। तो अच्छा, जबकि सबसे अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, जबकि ईडी का डर तेजस्वी पर भी है ना, ईडी का रेड का डर उधर केजरीवाल जी पर है, तो केजरीवाल जी आजकल एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, है ना, उनके कुछ 3 नेता मान लीजिए अंदर चले गए हैं। आजकल तो ईडी रेड चारों तरफ हो रहा है, झारखंड मुख्यमंत्री पर भी हो रहा है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम पर भी हो रहा है, बाकी ऑपोजिशन लीडर पर भी हो रहा है। पर लगा नहीं देख के थोड़ा भी उस स्टेटमेंट से जो आप मुझे दिखाए कि तेजस्वी घबरा रहे हैं, बिल्कुल बोल्डली जो है उन्होंने कहा। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो शुरुआत में वो कोई वेस्टर्न सेकुलरिस्ट के तरह नहीं, वो स्टार्ट किए छठ से। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हम उस देश उस राज्य के हैं जहां पर छठ मैया हम इज आर कल्चरल सिंबल। तो ये जो है ना, ये बहुत मैच्योर्ड, माने मैं कहूंगा उनका स्टेटमेंट था, वेरी मैच्योर्ड, वेरी बोल्ड एंड टू द पॉइंट। और उसमें तो नेचुरली डायरेक्टनेस में क्या होता है कि वो पोलराइजेशन का चांस होता है। भाई कमंडल आपका तो मंडल मेरा, बिना बोले हुए उसको जॉब से जोड़ना, नौकरी से जोड़ना, उसको हेल्थ से के प्रॉब्लम से जोड़ना, उसको एजुकेशन से जोड़ना, ये कहना कि अरे अब लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, राम तो हमारे दिल में है। तो ये तो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही दिल को छूने वाला स्टेटमेंट है। कमेंडेबल एफर्ट भाई तेजस्वी। इसका असर मतलब चलते चलते इसका असर जो तेजस्वी जिस अंदाज में बात को रखे हैं उसका असर मधुबनी से शुरुआत ही की है, आप भी वहीं से, क्या आपको लगता है कि असर इसका मतलब मंडल के जो लोग हैं उनको फिर से जगाने में थोड़ा भी कामयाब हो जाए? बहुत जोर से होगा, इसलिए हमसे पूछिएगा, मत भूलिए कि मधुबनी और दरभंगा ये 2 डिस्ट्रिक्ट है जो भाजपा को बहुत देर से भाजपा पेनिट्रेट किया। बाकी बिहार में भाजपा पहले प्रवेश किया है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जब डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के जीतते थे मधुबनी से, तो मधुबनी का क्या कॉम्बिनेशन था, अपर कास्ट, मुस्लिम एंड दलित, ये कॉम्बिनेशन था। हो सकता है कि यादव वोटर वहां कम है, वहां पर ओबीसी वोटर्स में धानुक वोटर ज्यादा है, मल्लाह वोटर ज्यादा है। यादव वोटर वैसा वहां नहीं मिलेगा जैसे आपको सेंट्रल बिहार के या बक्सर या उधर आरा छपड़ा में मिलेगा। वैसा उस तादाद में आपको शायद कुछ गांव में मिलेगा, बट उस तादाद में कम मिलेगा। बट ये जो सेकुलर कोलिशन था ना इस इलाके का, मधुबनी दरभंगा का, ये मत भूलिएगा कि 30% 35% वहां अकलियत का वोट है। ये सीमांचल नहीं है, ये है तो मिथिलांचल। बट यहाँ पे मेरे गांव में जाइएगा तो मेरे गांव के बगल में 2 गांव है, एक का नाम है तुलसी पट्टी और दूसरे का नाम है भगवतीपुर। नाम दोनों देखिए, और दोनों में ज्यादा तादाद है अकलियत का। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ये जो मुस्लिम यादव, उसमें कुछ अपर कास्ट क्योंकि ओल्ड कांग्रेस वोटर, और साथ ही साथ उसमें एमबीसी आपने जो कहा, जिसके तरफ उनका जो फ्लोटिंग वोटर के तरफ, जिनके तरफ आंख था तेजस्वी का, और दलित वोटर, ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर वापस ये सेकुलर कॉम्बिनेशन वापस आ जाएगा उस जमाने का जब डॉक्टर शकील अहमद जीतते थे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीजों को स्पष्टता से रखा और हमें लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इन चीजों को समझ रहे होंगे कि जिस नैरेटिव के सहारे तेजस्वी
2024 को साधना चाहते हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने मधुबनी से शुरुआत की है, इसका असर कितना पड़ेगा ये तो अब 2024 के परिणाम के बाद समझ में आएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में तेजस्वी ठीक उसी तरीके की राजनीति साधना चाहते हैं जिस तरीके की राजनीति कभी लालू साधते थे। चलिए, इस बड़ी बहस में आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।